हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? आइए आज शुरू करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जानकारी देंगे आपको ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन और RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के बारे में। तो पहले ASA कॉन्ग्रुएंस को समझते हैं। ASA कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल्स किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल गिवन होंगे, बताए जाएंगे, और इन दोनों एंगल्स के बीच की जो साइड होगी वो दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच वाली साइड के इक्वल होगी। बहुत ही सिंपल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है। जैसे एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल DEF है। अगर इसमें एक साइड BC दूसरे ट्राइंगल की साइड DF के इक्वल गिवन है, तो BC के दोनों साइड्स में जो एंगल्स बन रहे हैं पॉइंट B पर और पॉइंट C पर, वो दोनों एंगल्स इस DF साइड के एंड पॉइंट्स पर बनने वाले एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। अगर एंगल B एंगल D के इक्वल हो और एंगल C एंगल F के इक्वल हो, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले एक एंगल के इक्वल है, फिर एक साइड के इक्वल है, और उस साइड का दूसरा एंड का एंगल इस करस्पॉन्डिंग साइड के दूसरे एंगल के इक्वल है। तो ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। आइए इसको लिख कर देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, angle B is equal to angle D. It is given. Side BC is equal to side DF. It is also given. And the other angle of side BC, which is angle C, is given equal to the second angle of side DF, that is angle F. So again it is given by ASA congruence condition. We can say that triangle ABC is congruent to triangle. अब जब हम ABC के कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्राइंगल DEF को दिखाएंगे, तो ABC के करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को इसके जगह पर रखेंगे। जैसे देखिए, एंगल B एंगल D के इक्वल है, तो B के प्लेस पर एंगल D आएगा। एंगल C एंगल F के इक्वल है, तो C के प्लेस पर F आएगा। तो बचा क्या? A के प्लेस पर E बचता है। तो ये जो थर्ड एंगल है ये एंगल E के करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDF। तो इसमें करस्पॉन्डेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो कार्बन कॉपी वाले पार्ट्स हैं उनको उन्हीं के प्लेस पर पुट करना है। ठीक है। आइए अब एक RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन जो शेष रहती है उसकी जानकारी लेते हैं, और उसके बाद फिर इसके कुछ प्रैक्टिस सम्स करेंगे। RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन एक सबसे सिंपल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कही जाती है, क्योंकि इसमें करस्पॉन्डेंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। नहीं, जब आप कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे तब तो करस्पॉन्डेंस से ही लिखेंगे, बट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, देखिए, मान लीजिए एक कोई राइट ट्राइंगल आपको गिवन है, सपोज LMN।
और एक दूसरा राइट ट्राइंगल आपको गिवन है, सपोज इट्स नेम इज PRT। ठीक है, अब जरा देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज जो इक्वल गिवन है वो है राइट एंगल। यहां राइट एंगल वर्टेक्स M पर फॉर्म हो रहा है और इस ट्राइंगल में राइट एंगल वर्टेक्स R पर फॉर्म हो रहा है। तो वन एंगल इज इक्वल, दैट इज 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PRT, एंगल M इज इक्वल टू एंगल R। इसके आगे आप चाहें तो इसका रीजन लिख सकते हैं। हमें कैसे पता? बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री मेजरमेंट। सो एंगल M इज इक्वल टू एंगल R। अब किसी भी राइट ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, यानी हाइपोटेन्यूस। तो ये LN अगर इस हाइपोटेन्यूस PT के इक्वल गिवन है तो हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यानी पहले ट्राइंगल का हाइपोटेनस इज इक्वल टू द हाइपोटेनस ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल, दैट इज LN is given equal to PT। and हमें कैसे पता? how do we know? because it is given in the question। now जब हमने दो राइट ट्राइंगल्स में एक 90 डिग्री एंगल इक्वल दिखा दिया, दूसरा हाइपोटेन्यूस इक्वल दिखा दिया, अब हमारा काम है ये जो इसकी लेग्स बचती हैं, लेग्स जानते हैं ना, 90 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड्स, इन दोनों साइड्स में से अगर कोई एक भी साइड दूसरे ट्राइंगल की किसी भी एक लेग के इक्वल हो जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। मान लीजिए LM इज गिवन इक्वल टू RT। देखिए LM इज गिवन इक्वल टू RT गिवन। तो इसको हम कहते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। आइए अब करेस्पॉन्डेंस का काम करते हैं। आप जानते हैं एंगल M एंगल R के करेस्पॉन्डिंग होगा, तो M के प्लेस पर हम R लिखेंगे, M इज करेस्पॉन्डिंग टू R। LN हाइपोटेन्यूस है जो PT के इक्वल है, तो L और N के करेस्पॉन्डिंग या तो PT होगा या TP होगा। ये डिसाइड कैसे करेंगे? देखिए LM इक्वल है RT के, तो LM की करेस्पॉन्डिंग साइड है RT जो इसकी कार्बन कॉपी है। अब LM के अपोजिट एंगल N को हम RT के अपोजिट एंगल P के करेस्पॉन्डिंग मानेंगे, तो N इज करेस्पॉन्डिंग टू P। N इज करेस्पॉन्डिंग टू P। अब क्या बचता है? इस ट्राइंगल में वर्टेक्स L और अदर ट्राइंगल में वर्टेक्स T। ये हमारी करेस्पॉन्डेंस हो गई। LMN को रिप्लेस करेंगे TRP से, TRP। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपके लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाए हैं, आइए उनको करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्लास 7 की NCERT बुक से हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में जो पार्ट ए दिया है उसमें हमें दो ट्राइंगल्स गिवन हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF।
कुछ कंडीशंस गिवन है। ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अब उसने हमसे पूछा है कि अगर थर्ड साइड ए सी इक्वल हो डी एफ के तो ये ट्राइंगल किस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के द्वारा हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? बताइए। ये तो बहुत सिंपल है। एक साइड के इक्वल, सेकंड साइड के इक्वल और थर्ड साइड के इक्वल है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, सिंस ए बी इज इक्वल टू डी ई, it is given one side, BC is equal to EF, it is also given, and AC is equal to DF, also given. So by SSS congruence condition, triangle ABC is congruent to triangle। अब हमें करस्पॉन्डेंस देखनी होगी। AB DE के इक्वल है तो AB के अपोजिट वाला एंगल DE के अपोजिट वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी C को हम F से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह से BC इज इक्वल टू EF, तो BC का अपोजिट एंगल EF के अपोजिट एंगल यानी D के इक्वल होगा, इसलिए A को D से रिप्लेस करेंगे। अब कौन सा वर्टेक्स बचता है? वर्टेक्स E, जो B को रिप्लेस करेगा। और ये हमारी कॉन्ग्रुएंस कंप्लीट हुई। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें दो ट्राइंगल्स गिवन हैं। ट्राइंगल RPQ and triangle ZXY। अब यहां गिवन क्या है? ZX is given equal to RP, ZX is given equal to RP and angle PRQ, मिडिल में R आ रहा है तो ये एंगल R हुआ। PRQ is given equal एंगल XZY, XZ मिडिल में आ रहा है Y, एंगल R is given equal to एंगल Z। और थर्ड कंडीशन हमारी है ZX is equal to RP, ZX this side is equal to RQ is equal to ZY, ZX तो ये थी, RP के इक्वल है, ZY is given equal to RQ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले वन साइड इक्वल है, फिर अदर साइड इक्वल है, और इन दोनों साइड के इंक्लूडेड एंगल इक्वल हैं, यानी PR is equal to XZ, QR is equal to YZ, and the angle between PR and RQ is equal to the angle between ZX and ZY। तो दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है। So by SAS congruence condition, these two triangles are congruent। अब जो थर्ड पार्ट है वो हमें गिवन है, एक ट्राइंगल LMN गिवन है, LM and N, and the other triangle is FGH, आइए देखते हैं इसमें गिवन क्या है। इन दिस क्वेश्चन angle L is given equal to angle G, this angle L is equal to angle
G. And then angle M is equal to angle F. Angle M is equal to angle F. क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल गिवन है, तो अगर इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड्स भी इक्वल हो जाएं तो हमारी ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है ना? आइए देखते हैं क्या ऐसा गिवन है। ML is given equal to FG. Okay, ML is given equal to FG. So by ASA angle side angle congruence condition आपको लिखना वैसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था। By ASA congruence condition these two triangles are congruent. And इसका लास्ट पार्ट D है। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन AC है और इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट B गिवन है। अब B से दो लाइन सेगमेंट्स जाते हैं BE एंड BD जो A और E को कनेक्ट करते हैं और C और D को कनेक्ट करते हैं, दैट इज AE एंड CD। आइए इन ट्राइंगल्स में देखते हैं। एंगल A is given to angle C each 90 degree and EB is equal to DB. EB is equal to DB. आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनस राइट एंगल की अपोजिट साइड्स वो भी इक्वल हैं, यानी R और H की कंडीशन फुलफिल है। और जो थर्ड कंडीशन गिवन है वो है AE इक्वल BC दिस। अब क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है और ये वाला भी एक राइट ट्राइंगल है तो इसमें एक साइड दूसरे साइड के इक्वल गिवन है, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्या होगा? ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ABE. A रिप्लेस करेगा C को, AE is given equal to CB तो E रिप्लेस करेगा B को। एंड अब क्या बचता है इसमें? D और इसमें आता है E। E AE CB, E को B रिप्लेस करेगा तो CEB। यस, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB। और अच्छे से समझने के लिए ये जो हमारी साइड है AE, इसका अपोजिट एंगल B किसके करस्पॉन्डिंग होगा? BC का अपोजिट एंगल D के करस्पॉन्डिंग होगा, तो B को D रिप्लेस करेगा। तो RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन का A पार्ट देखते हैं। If you have to use SSS criteria, then you need to show AR, RT, AT किसके करस्पॉन्डिंग है ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन A पार्ट। अब इसमें ध्यान रखने की बात है, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे और इस रूल को कहते हैं CPCT, मतलब
corresponding parts of congruent triangles आर इक्वल। ठीक है ना। तो उसने हमसे कहा है ए आर किसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, ए आर हमें पी ई के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। केवल ऑर्डर लेते जाइए, ए को पी ने रिप्लेस किया, आर को ई ने रिप्लेस किया, तो ए आर को पी ई ने रिप्लेस किया, यानी ए आर की कार्बन कॉपी पी ई है। आर टी को कौन रिप्लेस करेगा, आर टी को ई एन रिप्लेस करेगा। एंड ए टी को कौन रिप्लेस करेगा, ए टी यानी फर्स्ट और थर्ड लेटर पी एन रिप्लेस करेगा। ठीक है। इसका जो बी पार्ट है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन। एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन एंड आपको SAS क्राइटेरिया यूज करना है। ART एक ट्राइंगल है और PEN दूसरा ट्राइंगल है। PEN एंगल T इक्वल गिवन है एंगल N के और हमें SAS क्राइटेरिया यूज करना है। क्योंकि एंगल T एंगल N के इक्वल है तो SAS के लिए ये एंगल जिन एंगल्स के बीच में बन रहा है वो दोनों साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर ये दोनों साइड्स AT और RT किसके इक्वल प्रूफ करना है, आप बताइए। AT को PN के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं या फिर AT को EN के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, और हमें ART को पेन के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। तो जो हमारी ये साइड AT आती है, AT जरा देखिए, AT को किसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, PN के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। AT PN एंड जो हमारी अदर साइड है PN RT, सॉरी RT किसके इक्वल होगा, EN के इक्वल होगा। तो ये हमारा इक्वल पार्ट्स हो गए। जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको हमें इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। आइए इसका सी पार्ट और करते हैं। It is given that AT is equal to PN। वही दो ट्राइंगल्स हैं ART एंड PEN, और ये हमें गिवन है दैट साइड AT is equal to side PN। Then you are to use ASA criteria। आपको ASA criteria यूज करना है। तो इस साइड के दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है, एंगल A एंड एंगल T। अब किसके करस्पॉन्डिंग दिखाना है ये हमें पता चलेगा करेस्पॉन्डेंस से। तो एंगल A किसको रिप्लेस करेगा, P को रिप्लेस करेगा। तो एंगल A को हम एंगल P के इक्वल दिखाएंगे और T को कौन रिप्लेस करेगा, N। इसलिए एंगल T को एंगल N के इक्वल दिखाएंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। अगर हम A को P के इक्वल दिखाते हैं और T को N के इक्वल दिखाते हैं तभी ट्राइंगल ART PEN के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर हमने
एंगल ए को एंगल एन के इक्वल दिखाया और एंगल टी को एंगल पी के इक्वल दिखाया तो भी ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट यहां हमें ए आर टी के करेस्पॉन्डेंस में एन ई पी लिखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस से समझ में आया होगा कि हम दो ट्राइंगल्स को किस तरह से एक दूसरे के इक्वल या कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। सीपीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने एक बार ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। एंगल एंगल के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ साइड के इक्वल होगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही।